अस्सलाम वालेकुम जी। सर्कुलर मोशन चैप्टर नंबर 5 हम शुरू करने जा रहे हैं। सर्कुलर मोशन क्या है जी? दायरे पर हरकत, जिसे आम ज़बान में कहते हैं जी गोल दायरे पे हरकत। दायरा वैसे गोल ही होता है तो सिर्फ दायरा कह देना काफ़ी है ना। अब सर्कुलर मोशन की इम्पोर्टेंस क्या है, इससे पहले हम जो प्रीवियस वीडियोस या चैप्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं उसमें हमने लीनियर मोशन को स्टडी किया हुआ है। अब उसके बाद मोशन की दूसरी टाइप है रोटेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सर्कुलर मोशन क्या होती है जनाब? जब कोई बॉडी इस तरह से मूव करे, देखिए पंखा घूमता है, सर्कुलर मोशन है, ये सर्कुलर मोशन हो रही है। व्हेन अ बॉडी रोटेट्स इन सच अ वे that its distance from a reference position and that reference position is central position remains constant, then the motion is called as सर्कुलर मोशन। इस तरह से बॉडी जब रोटेट करे कि उसका सेंट्रल पोजीशन से फासला, रेफरेंस पोजीशन से फासला चेंज ना हो, तो ये मोशन कहलाती है सर्कुलर मोशन, जिसे हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। मोशन को हमें क्यों डिस्कस करना चाहिए? क्योंकि फिजिक्स में हमने मैटर को स्टडी करना है एंड मैटर इज इन नेवर एंडिंग मोशन, तो फिर हमें मोशन को भी स्टडी करना पड़ेगा। तो सर्कुलर मोशन कहाँ कहाँ पे होती है जनाब अली? माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेकर, मतलब ये कि बिल्कुल छोटे स्मॉल स्केल लेवल से लेकर मैक्रोस्कोपिक लेवल तक, इवन कॉस्मोलॉजिकल लेवल तक रोटेटरी मोशन हो रही है जनाब। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, सर्कुलर मोशन करता है, और न्यूक्लियस के गिर्द रोटेट करता है, सर्कुलर मोशन हो रही है। चांद जमीन के गिर्द घूम रहा है, जमीन सूर्य के गिर्द घूम रही है, सूरज अपने सोलर सिस्टम समेत इस गैलेक्सी के सेंटर के गिर्द रोटेट कर रहा है। तो यूनिवर्स में जो मेजर होने वाली, सबसे ज्यादा होने वाली मोशन है वो रोटेटरी मोशन है, सर्कुलर मोशन है। हर एक पार्टिकल किसी ना किसी तरह से सर्कुलर मोशन में लाजमी इन्वॉल्व है। एक छोटे से पार्टिकल से लेकर बड़े सारे प्लैनेट, स्टार या मून तक भी सर्कुलर मोशन में इन्वॉल्व हैं। आपने वो एक देखा होगा तुर्की का लोक डांस है, वो उसमें जनाब बस घूमते रहते हैं, बस जैसे हमारा लोक डांस लुडी है या भंगड़ा है, वैसे ही उसका थीम भी इसी पर है कि चूंकि सारी कायनात घूम रही है तो ऐ लोगो हम भी घूमते हैं। तो जनाब बहरहाल सर्कुलर मोशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, तो इसको स्टडी करना भी फिर इसीलिए ज़रूरी है। तो जनाब इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि सर्कुलर मोशन क्यों हो रही है, हम कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। और इन टर्म्स में से सबसे पहली टर्म जिसको हमें डिस्कस करना है वो है जनाब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 5, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब चैप्टर 3 से थोड़ा सा फर्क होगा, नाम की हद तक वहां पे डिस्प्लेसमेंट था, वहां पे यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट था इट वाज मेंट बाय लीनियर डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट लाइन में था। अब ये चूंकि सर्कुलर मोशन है तो इसके लिए हम लफ्ज एंगुलर साथ में लगा लिया करेंगे। व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को भी डिफाइन करने से पहले, डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम एक दो और टर्म्स को डिस्कस करते हैं वो जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होंगी। एक बॉडी है जो रोटेट कर रहा है, ये उसका पाथ बनाया गया है जी, इस सर्कल पे, इस दायरे पे, इस पाथ पे वो बॉडी रोटेट कर रहा है। अभी फिलहाल शुरू में एक दो वीडियोस जो इस चैप्टर की होंगी, एक दो लेक्चर्स होंगे, उनमें हम इस बहस में नहीं पढ़ेंगे कोई बॉडी आखिर क्यों रोटेट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इट शुड सेल इन स्ट्रेट लाइन, उसे स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में मूव करना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? वो क्यों सीधा रास्ता छोड़ के गोल गोल घूमने लग जाता है? वजह क्या है? इस बात पे अभी हम बहस नहीं करेंगे। तो जनाब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे जी प्लेन ऑफ रोटेशन एंड एक्सेस ऑफ रोटेशन। एक बॉडी रोटेट कर रहा है, ये देखें जी, ये रोटेट कर रहा है। अब जो रोटेशनल मोशन है ये कम से कम 2 डायमेंशनल मोशन है। देखिए ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया हुआ है, अभी ये वाला बॉडी ओरिजिन से एक्स एक्सिस की सिमत में है, अब ये यहाँ पे पहुंच गया तो ओरिजिन से वाई एक्सिस की सिमत में हो गया, और यहाँ से यहाँ तक जाते हुए जब ये दरमियान में है तो इसका फासला देखें किधर को है, यहाँ पे कुछ एक्स एक्सिस की सिमत में है और कुछ वाई एक्सिस की सिमत में है। इसका मतलब ये है कि ये प्लेन में मौजूद है, और जब भी ये मूव कर रहा है अपने पूरे सफर के दौरान
ये या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होता है या नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होता है या नेगेटिव वाई एक्सिस पे होता है, या फिर एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान में होता है। यानी ये एक्स वाई प्लेन में है, हो सकता है ये वाई जी प्लेन में हो सकता है एक्स जी प्लेन में हो, बहरहाल इसकी मोशन प्लेन में हो रही है। तो जनाब प्लेन ऑफ रोटेशन क्या है? द प्लेन थ्रू विच रोटेशन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूट करना, परफॉर्म करना, ये वो प्लेन है जिस प्लेन में मोशन हो रही है, रोटेशन हो रही है, इसे कहते हैं प्लेन ऑफ रोटेशन। तो आप देखें जनाब आली कि ये रोटेट कर रहा है ऐसे, ये इसका प्लेन ऑफ रोटेशन है। ये कौन सा प्लेन है? ये जो व्हाइट बोर्ड आपके सामने है इसका प्लेन है, एक्स वाई प्लेन इसका प्लेन ऑफ रोटेशन है। आमतौर पे प्लेन में हम एक्स वाई नाम देते हैं, वैसे वाई जी एक्स जी भी हो सकता है, लेकिन सिंपल नोमेनक्लेचर होती है कि उसे एक्स वाई कह लेते हैं। तो जनाब प्लेन ऑफ रोटेशन क्या है? ऐसे करके बस हाथ फेर के देख लें, जहां पे वो रोटेट कर रहा है, जिस प्लेन में वो रोटेट कर रहा है वो क्या होगा? प्लेन ऑफ रोटेशन होगा। तो प्लेन ऑफ रोटेशन, द प्लेन इन विच रोटेशन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड प्लेन ऑफ रोटेशन। दूसरी टर्म है जनाब एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस होता है एक लाइन, ये देखें जी यहां पे रोटेशन हो रही है ऐसे करके। कभी आपने आप किले के साथ लेला, कोई भैंस, कट्टा, वेड़ा बंधा हुआ देखा हो, ये किला है जिससे गिर्द, जिस पे वो बंधा हुआ है, इसके गिर्द वो मूव कर रहा है ऐसे। जिस किले के साथ, किला ऐसे गड़ा हुआ है, खोंटा, जिस किले के गिर्द, जिस खोंटे के गिर्द वो रोटेट कर रहा है, ये किला या ये खोंटा, ये कहलाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखिए ऐसे रोटेशन हो रही है, ये है प्लेन ऑफ रोटेशन, ये है प्लेन ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? अ लाइन पासिंग थ्रू द पिवट। पिवट वो सेंट्रल पॉइंट है जिसके गिर्द रोटेशन हो रही है। अ लाइन पासिंग थ्रू द पिवट, एक लाइन जो पिवट से गुजर रही है, जो सेंटर से गुजर रही है, एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन, इस प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है, ये कहलाती है एक्सिस ऑफ रोटेशन। अ लाइन पासिंग थ्रू द पिवट एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर एक्स वाई प्लेन ऑफ रोटेशन है तो जी एक्सिस होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन और प्लेन ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर होंगे। अगर वाई जी है प्लेन ऑफ रोटेशन तो एक्स एक्सिस कौन सा होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। हाँ जी, तो अब चलते हैं हम रोटेशन की तरफ। रोटेशन के हवाले से प्लेन ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन तो हमने डिस्कस कर लिया। अब बॉडी रोटेट कर रहा है, क्यों रोटेट कर रहा है जी? वो कौन सा मसला है जो उसे रोटेट करवा रहा? हम इस बहस में नहीं पढ़ते, लेकिन एक बात तो जरूर है, क्या कि इस सेंटर के साथ उसका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है जिसके गिर्द वो रोटेट कर रहा है। देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए हम ये लफ्ज इस्तेमाल करेंगे कि द लाइन अबाउट विच द रोटेशन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। एक लाइन जिसके गिर्द रोटेशन हो रही है, अबाउट विच, जिसके गिर्द रोटेशन हो रही है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जनाब अगर ये पार्टिकल P, जनाब हमारे पास ये शुरू कर रहे हैं हम अभी बात, पार्टिकल P मैस इसका है m, ये हमारे पास रहेगा इस चैप्टर में और इसके बाद 7th चैप्टर में भी हमारे साथ रहेगा। तो ये सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। अब अगर ये इसका इस सेंटर से O से, जो कि पिवट का नाम जिसे हमने दिया, यहां से फासला इसका यूनिफॉर्म रहता है, चेंज नहीं होता, तो इस सेंटर के साथ इसका कोई ना कोई कनेक्शन तो है, कोई ऐसी शय जरूर है जो इसे इस सेंटर के गिर्द रोटेट करा रही है। तो जनाब कोई ना कोई रिश्ता, नाता, ताल्लुक तो जरूर है। तो हम इसके लिए यहाँ पे एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी बुक में यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक में लिखा होगा कि अ मासलेस रिजिड रॉड, अ मासलेस रिजिड रॉड, एक रॉड, ये जो लाइन है फिलहाल आप इसे रॉड समझ लीजिए, एक रॉड है। देखिए जी मैं घुमाता हूं बाजू, तो ये जनाब जो मेरा बाजू रोटेट कर रहा है, यहाँ पे ये वाली जो शय है इस सेंटर के गिर्द रोटेट कर रही है, तो सेंटर के साथ कनेक्ट करने वाला एक रॉड है। ये कैसा रॉड है? मासलेस रिजिड रॉड। रिजिड का मतलब क्या है जनाब? सॉलिड। ये कौन सा सॉलिड है जनाब जो कि मासलेस है, जिसका मैस ही नहीं है? ये क्या बात हुई?
ये हम क्यों ये टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं? एक रॉड है जो जिसके जरिए ये कनेक्टेड है सर्कल के सेंटर के साथ, ये पार्टिकल P, लेकिन उस रॉड का मैस नहीं है। मैस इसलिए हम कंसिडर नहीं कर रहे कि अगर उसका मैस होता फिर उसे भी हमें डिस्कस करना पड़ता, जो कि अभी हम नहीं करना चाहते। लेकिन फिर वो कौन सा रॉड है जिसका मैस ही नहीं है, जो है अभी सॉलिड? सॉलिड का मतलब ये है कि ये फासला चेंज नहीं होता। असल में ये रॉड, ये वाला रॉड ऐसे या कोई डंडा या कोई सरिया ऐसा नहीं है। ये क्या मासलेस रिजिड रॉड का मतलब क्या है कि कोई कनेक्शन है, कोई शय है जो इस पार्टिकल P को, जिसका मैस M है, सर्कल के सेंटर के साथ कनेक्ट किए हुए है। कोई ऐसी शय है, कोई ऐसा मैकेनिज्म है। ये मैकेनिज्म कौन सा है जनाब? ये कोई फोर्स है जो इसे कनेक्ट किए हुए है। मासलेस रिजिड रॉड का मतलब ये है कि ये कोई फिजिकल रॉड नहीं है, फिजिकल कनेक्शन नहीं है। पार्टिकल P का सर्कल के सेंटर के साथ कोई फोर्स है जो इसे कनेक्ट किए हुए है। देखिए, चांद जो जमीन के गिर्द रोटेट कर रहा है, कोई डांग के साथ तो नहीं उसको रोटेट करा रहा, ग्रेविटेशनल फोर्स है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रोटेट कर रहा है, जमीन सूर्य के गिर्द रोटेट कर रही है। तो इनके दरमियान कोई सॉलिड, कोई राब्ता नहीं है, एक फोर्स है। जमीन से लेकर सूरज तक का जो फासला है, दरमियान में कोई रिजिडली कोई शय नहीं है, फिजिकल शय नहीं है, एक फोर्स है जिसने कनेक्शन बनाया हुआ है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कनेक्शन है। मासलेस रिजिड रॉड का मतलब ये है कि कोई ऐसा कनेक्शन है जो कि फिजिकल नहीं है, लेकिन वो कनेक्शन इस तरह का इतना जरूर है कि वो उसे रोटेट करवा रहा है और सेंटर से फासला चेंज नहीं होने देता। तो बहरहाल वो एक गाना है जनाब, तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तो कोई नाता तो जरूर है, कोई ताल्लुक जरूर है, लेकिन वो कोई मटीरियल ताल्लुक नहीं है, बस को रूहानी ताल्लुक कह लीजिए। मतलब कोई फोर्स है जो इसे रोटेट करा रही है। एक तो ये बात है जी। तो जनाब ये पार्टिकल P जो रोटेट करता हुआ जा रहा है, ये है जनाब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो पॉइंटर आपको नजर आ रहा है। और ये है जनाब इसका प्लेन ऑफ रोटेशन। तो जब ये मूव करेगा तो जनाब मूव करते करते फर्ज करेंगे अगर यहां से शुरू करे और टाइम T में, स्मॉल t टाइम में वो यहां तक पहुंच गया, P पॉइंट तक, और थोड़ा सा टाइम और गुजरेगा, यहां से और आगे जाएगा। कितना का आगे जाएगा? फर्ज कर लेते हैं कि यहां पे वो था, यहां पे, ये हमने इसे अब P1 कह लिया। तो P1 से P2 तक चला गया। अगर शुरू से लेकर P1 तक आने में उसे टाइम लगे T, तो P1 से P2 तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? डेल्टा T। P1 से P2 तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? डेल्टा T। तो फिर यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? इसे T प्लस डेल्टा T। तो अगर ये वाला एंगल, यहां से ये वाला एंगल अगर हो थीटा, तो यहां से लेकर यहां तक एंगल कितना हो जाएगा? थीटा प्लस डेल्टा थीटा। डेल्टा स्मॉल चेंज के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ये जनाब वाली जो डेल्टा थीटा है, ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। भी थोड़ी सी बात हमारी चल पड़ी है, अब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का लफ्ज हमने शुरू कर लिया है लेक्चर के दौरान। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा असल में है क्या? ये एंगल ही है जो आप हमेशा से मेजर करते आए हैं। क्या डेफिनेशन आप लिखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की? ये लिखी हुई है, एंगल थ्रू विच पॉइंट, लाइन और ऑब्जेक्ट। ये बड़ी अहम बात है, ध्यान रखिएगा इसका। द एंगल थ्रू विच पॉइंट, लाइन और ऑब्जेक्ट, कोई पॉइंट P, लाइन ये OP लाइन, या कोई ऑब्जेक्ट, जैसे हमने कहा कि ये कोई बड़ा सारा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, पार्टिकल P, मैस इसका M है, इज बीइंग रोटेटेड, जिस एंगल पर इसे रोटेट किया जाए, इन अ स्पेसिफाइड प्लेन, किसी मखसूस प्लेन में, अलोंग अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, किसी मखसूस सिमत में। रोटेशन दो ही सिमत में हो सकती है, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज यानी काउंटर क्लॉकवाइज। तो दो ही सिमतें हो सकती हैं जी। तो ये जो एंगल है जनाब यही कहलाता है, वो एंगल ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वो एंगल ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो जनाब वाली जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट था हमारे पास, जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, वो तो जनाब वाली वेक्टर क्वांटिटी हुआ करता था। गर्मी बहुत है आज, हालांकि एसी चल रहा है, फिर भी पसीना नहीं खुश्क हो रहा। अच्छा, तो जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था वो तो वेक्टर क्वांटिटी हुआ करता था। क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है जनाब? फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ डेल्टा थीटा,
अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है, ये डेल्टा टी टाइम थोड़ा सा है, उसमें डेल्टा थीटा थोड़ा सा है, फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ डेल्टा थीटा, स्मॉल वैल्यूज डेल्टा थीटा की अगर होगी, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर थोड़ा सा है, तब इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तब ये वेक्टर है। क्यों? लार्जर वैल्यूज के लिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की लार्जर वैल्यूज के लिए ये वेक्टर क्यों नहीं है? इसलिए कि जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की ज्यादा बड़ी वैल्यू हो जाती है, लार्जर वैल्यू हो जाती है, तब ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? तरतीब चेंज करने से जवाब पे फर्क नहीं पड़ता, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए प्लस बी। लेकिन लार्जर वैल्यूज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए ये लॉ ओबे नहीं होता, तो फिर ये वेक्टर नहीं होता, तो क्या बन जाता है? इन एक्चुअल फिर ये टेंसर बन जाता है। फिजिकल क्वांटिटीज तीन तरह की होती हैं, वेक्टर, स्केलर और टेंसर। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसी चैप्टर में थोड़ा सा आगे जाके हमने एक जगह पे आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया जाएगा नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में, इस चैप्टर के सेंटर तक पहुंचते पहुंचते कि टेंसर क्वांटिटीज क्या होती हैं। उनमें भी डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन उनमें डायरेक्शन आम वेक्टर की तरह की डायरेक्शन नहीं होती, थोड़ा सा फर्क होता है, वो वहाँ पे जाके क्लियर हो जाएगा। बहरहाल यहाँ पे आपने सिर्फ यही कहना है कि वो लार्जर वैल्यूज के लिए वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता, स्मॉलर वैल्यूज के लिए ये वेक्टर हुआ करता है। तो जनाब अगर ये वेक्टर है, स्मॉलर वैल्यूज के लिए अगर है, वेक्टर है, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे? देखिए ये P1 से P2 की तरफ गया, तो ये कैसे है जी? P1 से P2 की तरफ ये ऐसे है, तो इसका मतलब है कि अगर हम इस वेक्टर को ड्रा करें तो कैसे ड्रा करेंगे? क्या ऐसे करके ड्रा करें? लेकिन जी डायरेक्शन दो ही तरह हो सकती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन मुसीबत ये है कि या तो ये होगा ऐसे करके टेढ़ा सा, और एक एड़ा वेक्टर होया जी एड़ा विंगा, ये भी ठीक नहीं है। और अगर ये बिल्कुल थोड़ा सा है, छोटा सा है, और ये स्ट्रेट लाइन है, तो देखें ना, ये तो जनाब ऐसे करके ऐसे भी हो सकता है क्लॉकवाइज, और ऐसे करके ऐसे भी हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज। तो सिर्फ एक ऐसे करके एरो लगा देने से ये पता नहीं चलता कि ये जो रोटेशन है ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर की डायरेक्शन को मालूम करने के लिए हम ये सिंपल तरीका, आम जो तरीका है वेक्टर वाला, वेक्टर की डायरेक्शन मालूम करने वाला कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ को डायरेक्शन होगी, वो तरीका हम इस्तेमाल नहीं करते। उसके लिए यहां पे हम इस्तेमाल करते हैं राइट हैंड रूल। ये राइट हैंड रूल क्या है? इसमें जनाब अली क्या करना है? ग्रैस्प पकड़ लीजिए किसे? एक्सिस ऑफ रोटेशन को। यहां पे रोटेशन हो रही, मैं ऐसे हो जाऊं ताकि मैं भी फिल्म में आता रहूं। तो ये रोटेशन हो रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है जनाब? अ लाइन पासिंग थ्रू द पिवट एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। लो जी रेड कलर से मैं लगा लेता हूं, जरा प्रोमिनेंट हो जाएगा। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन को पकड़ लीजिए कैसे? राइट हैंड से, इस तरह से कि मुड़ी हुई उंगलियां रिप्रेजेंट करें डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को। रोटेशन ऐसे हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, ओके जी। मुड़ी हुई उंगलियां रिप्रेजेंट कर रही हैं किसे? एक्सिस, सॉरी, मुड़ी हुई उंगलियां किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को। तो अंगूठा किसको जाहिर करेगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन को। एक और टेक्निकल बात भी थी, ये देखें, हमने कहा कि ये प्लेन ऑफ रोटेशन है। अ लाइन पासिंग थ्रू द पिवट एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये लाइन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो प्लेन ऑफ रोटेशन से इधर को भी है और इधर को भी है। तो अगर रोटेशन ऐसे हो रही है या ऐसे हो रही है, तो प्लेन ऑफ रोटेशन तो सेम है, चाहे रोटेशन ऐसे हो चाहे ऐसे हो। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा लिया जाएगा? इधर वाला कि इधर वाला कि जिधर को मर्जी वाला? ये राइट हैंड रूल तय करेगा। अगर रोटेशन हो रही है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा होगा? आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। और अगर रोटेशन हो रही है ऐसे क्लॉकवाइज, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा होगा? इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो ये ध्यान रखना है। तो राइट हैंड रूल फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या है जनाब? ग्रैस्प द एक्सिस ऑफ, सॉरी, ग्रैस्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन को पकड़ लीजिए इस तरह से कि कर्ल्ड फिंगर्स,
मुड़ी हुई उंगलियां रिप्रेजेंट करती हैं किसको? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को। तो थंब, इरेक्टेड थंब, सीधा अंगूठा रिप्रेजेंट करेगा जनाब किसको? एक्सिस ऑफ रोटेशन को। तो अब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है वो कौन सी सिमत में लिखा और पढ़ा जाएगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन की सिमत में। मैं यहां पे एक वेक्टर बनाता हूं जनाब और इसे नाम देता हूं जी डेल्टा थीटा। लो जी, तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है, इस वेक्टर की डायरेक्शन ये असल में कौन सी डायरेक्शन है? ये असल में एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कौन सी होगी? एक्सिस ऑफ रोटेशन की सिमत में रखें अंगूठा और मुड़ी हुई उंगलियां होंगी क्या? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो ये रोटेशन ऐसे हो रही है। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो ऐसे, इसका मतलब है कि रोटेशन हो रही है ऐसे। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन को ज़ाहिर करता है। और इसकी लेंथ किसको ज़ाहिर करेगी? जो न्यूमेरिकल वैल्यू है एंगल की। एंगल की न्यूमेरिकल वैल्यू कौन से यूनिट में ली जाएगी? यूनिट्स क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के? रेडियन, डिग्री या रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन चक्कर जो गवर्नमेंट हमें दे रही है, हम सारे एक दूसरे को दे रहे हैं, ये चक्कर। रोटेशन, 1 रेवोल्यूशन, 2 रेवोल्यूशन, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर। जितने आपने मुझे दिए उतने मैं भी इंशाल्लाह आपको दूंगा, जितने मैं आपको दूंगा आप भी उतने ज़्यादा मुझे देंगे। तो रेवोल्यूशन चक्कर। डिग्री, 30 डिग्री का एंगल बनाइए, 60 का बनाइए, 90 का बनाइए, 180 का बनाइए। ये आप हमेशा से बनाते आए हैं प्रोटेक्टर से, वो जो ज्योमेट्री बॉक्स में डी होती है उससे। रेडियन, एसआई यूनिट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रेडियन। ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है और इसके डायमेंशन नहीं होते, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। लो जी, अब लेक्चर के एंड पे लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन कैसे मालूम करेंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होता है और बिल्कुल सिंपल सा होता है। एस इज इक्वल टू आर थीटा। एस क्या है? आर्क लेंथ, ये थीटा और सर्कल के 2 रेडियाई के दरमियान बनने वाला एंगल थीटा और इन्हीं 2 रेडियाई के दरमियान बनने वाली आर्क कॉस एस। एस इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा एक तरफ रखें, आर दूसरी तरफ ले जाएं। थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। यहां से ये थीटा निकलेगा जनाब, ये रेडियन में होगा। तो फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन, फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक मुकम्मल चक्कर के लिए। देखिए एस क्या है? तय करदा फासला। यहां पॉइंट P1 से शुरू करके चक्कर पूरा हो गया। P1 से शुरू करके जब चक्कर पूरा हो गया, फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन, फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, कितना फासला तय हो गया? जितना सर्कल का सरकमफ्रेंस है, जितना सर्कल का मुहीत है। तो एस इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 पाई आर। एस इज इक्वल टू 2 पाई आर। एस की वैल्यू यहां पुट कीजिए। ये आपसे पूछे, ज्यादा मशहूर ये सवाल होता है इसमें, ये शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादातर आता है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री प्रूव कीजिए। आपने यहां से शुरू करना है ये, तो वहां तक पहुंचना है। तो जनाब फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन एस इज इक्वल टू 2 पाई आर, वैल्यू पुट कीजिए। थीटा इज इक्वल टू एस की जगह पे आ गया 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर। आर से आर कट गया जी, बाकी क्या बचा? 2 पाई। थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। जनाब आली फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक चक्कर पूरा हो जाएगा तो थीटा कितना होगा? 2 पाई रेडियन के बराबर होगा। लो जी, ये तीनों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के तीनों यूनिट्स के दरमियान रिलेशन है। 1 रेवोल्यूशन, एक चक्कर 360 डिग्री के बराबर होगा, हमें पहले से पता है, और 2 पाई रेडियन के बराबर होगा। अगर प्रूव करने के लिए कहा जाए कि प्रूव दैट 1 रेवोल्यूशन या 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, फिर इतना प्रूव कर देना है। अगर ये प्रूव करना आए, फिर यहां से शुरू करके आपने यहां के बाद फिर ये लिखना है, उसके बाद एज आप रिलेशन मालूम करना है किसके दरमियान? रेडियन और डिग्री के दरमियान। तो इसमें से डिग्री और रेडियन निकाल के लिख लीजिए। एज 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो 1 रेडियन 2 पाई उठा के ले आइए। 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 ओवर 2 पाई। तो जनाब ये प्रूव हो गया 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। अगर कहा जाए, यह भी हो सकता है कि पूछा जाए कि 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है? 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है? 1 रेडियन इज इक्वल टू इतने डिग्री। तो रिलेशन आपने शुरू वहीं से करना है। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, यहां से यहां तक आ गए। उसके बाद फिर यहां पे 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 1 डिग्री मालूम करना है तो 360 उठा के ले जाइए, 2 पाई ओवर 360 इतने रेडियन के। 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.017 रेडियन के बराबर होगा।
तो किसी भी दो यूनिट्स के दरमियान रिलेशन अगर लिखना हो, फॉर एग्जांपल रेवोल्यूशन और रेडियन के दरमियान लिखना हो, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 1/2 पाई रेवोल्यूशन। लो जी ये आ गया, 1 रेडियन इज इक्वल टू इतने रेवोल्यूशन, इतने चक्कर। 1 रेडियन का मतलब है 0.16 रेवोल्यूशन, इतने चक्कर। तो इनमें से कोई दो सेलेक्ट कर लीजिए जो पूछे हुए हों। ज्यादातर ये पूछा जाता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, या किसी और तरह से पूछा जाए, तो इसी रिलेशन से आपने लिख देना है। तो इसके साथ ही मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक यहाँ पे वाइंड अप होता है। इसे देखिए, समझ लीजिए, कोई मसला हो तो ज़रूर डिस्कस कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।